सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें ऐसी ही और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली कहानी मिस ना करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सच के साथ खड़े रहिए। वाह! पिछली कहानी पर आप लोगों के प्यार और हौसले ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। आपके इतने सारे कमेंट्स और लाइक्स देखकर लगता है कि बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। खैर, आपकी इसी मोहब्बत का मान रखते हुए हम हाजिर हैं एक और किस्सा लेकर। और हां, जैसा कि आपने पिछली बार कहा था, ये कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पिछली खत्म हुई थी। या यूं कहिए कि उस कहानी के कुछ वक्त बाद, जब आगरा में सब कुछ शांत हो चुका था और मीर तासिम की साजिश को लोग लगभग भूल चुके थे, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जहां झूठ के काले बादलों को बीरबल अपनी चालाकी की बिजली से चीर कर रख देंगे। ये कहानी है झूठ की एक ऐसी अनोखी परीक्षा की, जिसने मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया था। मानसून की पहली बौछार के बाद आगरा की धरती से एक सौंधी सौंधी महक उठ रही थी। आसमान में काले से बादल ऐसे अटखेलिया कर रहे थे मानो कोई चित्रकार अपने कैनवास पर रंगों से खेल रहा हो। यमुना नदी का पानी बढ़ गया था और उसके किनारों पर उगी घास पहले से कहीं ज्यादा हरी और जिंदा नजर आ रही थी। मौसम में एक अजीब सी ठंडक और ताजगी थी, ऐसी ताजगी जो दिलों को सुकून और रूह को चैन देती है। पर आगरा के किले के अंदर दीवा नाम का माहौल मौसम से बिल्कुल उलट था। वहां न तो कोई ठंडक थी और न ही कोई ताजगी। वहां थी तो सिर्फ एक बेचैन करने वाली गर्मी, एक ऐसी घुटन जो बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा रही थी। बादशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर वो रौब और वो तेज नहीं था जिसके लिए वो जाने जाते थे। उनकी आंखों में चिंता और सोच की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दरबार हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था, पर आज किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। सब के सब किसी मूर्ति की तरह खामोश और बेजान बैठे थे। इस खामोशी और बेचैनी की वजह थी एक खास मेहमान, एक ऐसा मेहमान जो हजारों मील का सफर तय करके देवगिरी के राज्य से आया था। देवगिरी दक्षिण का एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। उसके राजा रुद्र प्रताप अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी कुटिल बुद्धि के लिए भी मशहूर थे। कहा जाता था कि राजा रुद्र प्रताप को शतरंज के खेल में हराना और मगरमच्छ से भरे दरिया को तैरकर पार करना एक बराबर था। आज उसी राजा रुद्र प्रताप का दूत, जिसका नाम चंद्रभान था, बादशाह अकबर के दरबार में खड़ा था। चंद्रभान कोई साधारण दूत नहीं था। उसका कद लंबा और शरीर गठा हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी की भी आत्मा के आर पार देख सकती थी। उसने जो कपड़े पहने थे वो रेशम और सोने के तारों से बने थे, और उसकी पगड़ी में लगा हीरा दूर से ही लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। पर इन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी वो सोने का पिंजरा जो उसके हाथ में था। पिंजरे के अंदर एक हरे रंग का तोता बैठा था। एक ऐसा तोता जो देखने में तो आम तोतों जैसा ही था, पर चंद्रभान का दावा था कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा तोता है जो सिर्फ सच बोलता है, या यूं कहिए कि ये झूठ को पकड़ लेता है। चंद्रभान ने दरबार में आकर बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया और फिर अपनी भारी दमदार आवाज में बोलना शुरू किया। शहंशाहेंद, बादशाह सलामत अकबर, हमारे महाराज, देवगिरी के शेर राजा रुद्र प्रताप ने आपके लिए एक खास तोहफा और एक पैशाम भेजा है। ये कहकर उसने सोने के पिंजरे को आगे बढ़ा दिया। ये कोई मामूली तोता नहीं है जहां पनाह, इसका नाम है सत्यवक्ता। इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी झूठे इंसान के सामने खामोश नहीं रह सकता। जैसे ही कोई इसके सामने झूठ बोलता है, ये बेचैन होकर चीखने लगता है।
हमारे महाराज का कहना है कि जिस दरबार में न्याय और सच्चाई का बोलबाला होता है, वहां हर इंसान को सच बोलने की आदत होनी चाहिए। उन्होंने ये तोहफा आपकी सल्तनत के लिए दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भेजा है। चंद्रभान की बात सुनकर पूरे दरबार में एक हलचल सी मच गई। सब लोग उस तोते को देखने के लिए अपनी जगहों से उठकर खड़े हो गए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। भला एक तोता कैसे सच और झूठ का फैसला कर सकता है? ये जरूर कोई चाल है, कोई धोखा है। एक मंत्री जो अपनी चापलूसी के लिए मशहूर था, अपनी जगह से उठा और बोला, जहांपनाह, मैं आपकी सल्तनत का सबसे वफादार सेवक हूं। जैसे ही उसने ये वाक्य पूरा किया, पिंजरे के अंदर बैठा तोता जोर जोर से चींचने लगा, झूठ, झूठ, ये झूठ है। तोते की आवाज इतनी तेज और साफ थी कि सब लोग चौंक गए। उस मंत्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो बौरन अपनी जगह पर बैठ गया। दरबार में बैठे लोग अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। चंद्रभान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने कहा, देखा आपने, जहांपनाह, सत्यवक्ता कभी गलती नहीं करता। अब तो दरबारियों के मन में डर बैठ गया। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई जादू है, कोई विज्ञान है, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश। अगर ये तोता सच में झूठ पकड़ सकता है, तो ये सल्तनत के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। इससे सारे झूठे और मक्कार लोग बेनठाब हो जाएंगे। पर अगर ये कोई चाल है, तो इसका मकसद मुगल सल्तनत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना हो सकता है। दरबार में एक और मंत्री थे, हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और वैज्ञानिक समझते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ किताबी बातें हैं, जबकि असली ज्ञान तो विज्ञान में है। वो अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, इसमें कोई जादू नहीं है। ये जरूर विज्ञान का कोई कमाल होगा। हर इंसान जब सच या झूठ बोलता है, तो उसके शरीर से अलग अलग तरह की तरंगें निकलती है। हो सकता है कि इस तोते के अंदर इन तरंगों को पहचानने की कोई ताश शक्ति हो। हकीम मिर्जा ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए खुद को पेश किया। वो तोते के पिंजरे के पास गए और बोले, मैं बादशाह सलामत का एक शुभ चिंतक हूं। तोता खामोश रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं इस दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। तोता फौरन चीखने लगा, झूठ, झूठ, परम झूठ। हकीम मिर्जा का चेहरा देखने लायक था। उनकी सारी वैज्ञानिकता धरी की धरी रह गई। वो इतना झेम गए कि चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब तो बादशाह अकबर की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, एक ऐसा शख्स जो इस मुश्किल पहेली को सुलझा सके। और वो शख्स थे बीरबल। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी, न कोई डर, और न ही कोई उत्साह। वो बस खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, जैसे कोई नाटक चल रहा हो और वो उसके अगले दृश्य का इंतजार कर रहे हों। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इस तोते की सच्चाई का पता लगा सकते हो? पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देखने लगा। चंद्रभान भी बीरबल को घूर रहा था। उसे पता था कि अगर इस दरबार में कोई उसकी चाल को पकड़ सकता है, तो वो सिर्फ बीरबल ही है। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर उस तोते के पिंजरे के पास गए। उन्होंने पिंजरे को बड़े ध्यान से देखा। उसके सोने के तार, उसकी बनावट, पिंजरे के नीचे लगी छोटी सी कटोरी, हर चीज को उन्होंने बारीकी से परखा। फिर उन्होंने तोते को देखा, जो अपनी गर्दन टेढ़ी करके बीरबल को ही देख रहा था। बीरबल मुस्कुराए और तोते से पूछा, क्यों मियां मिट्ठू, क्या हाल है तुम्हारे? तोता खामोश रहा। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम सच में झूठ पकड़ लेते हो? तोता अब भी खामोश था। चंद्रभान बीच में बोल पड़ा, बीरबल जी, ये तोता सवालों का जवाब नहीं देता। ये सिर्फ तब बोलता है जब कोई झूठा बयान दिया जाता है।
बीरबल ने चंद्रभान की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो ये बात है। फिर वो तोते की ओर मुड़े और एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा, हे सत्यवक्ता तोते, अगर मैं ये कहूं कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूं, तो क्या तुम चीखोगे या खामोश रहोगे? बीरबल का यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। ये तो एक ऐसा सवाल था जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। अगर बीरबल सच में झूठ बोल रहे हैं, तो तोते को चीखना चाहिए। पर अगर तोता चीखता है, तो इसका मतलब बीरबल सच बोल रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर बीरबल सच बोल रहे हैं, तो तोते को खामोश रहना चाहिए। पर अगर तोता खामोश रहता है, तो इसका मतलब बीरबल झूठ बोल रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सबके दिमाग को घुमाकर रख दिया। चंद्र भी इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। तोता, जाहिर सी बात है, खामोश ही रहा। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, ये तोता कोई चमत्कारी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रशिक्षित तोता है, और ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी चाल है। अगर आप मुझे एक दिन का समय दें, तो मैं इस चाल का पर्दाफाश कर सकता हूं, और ये भी साबित कर दूंगा कि ये सब कैसे किया जा रहा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। उन्होंने चंद्रभान और उसके तोते को शाही मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया और दरबार को अगले दिन तक के लिए बर्खास्त कर दिया। अब दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, बीरबल इस राज का पर्दा कैसे उठाएंगे? वो ऐसा क्या करेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर कहानी में आपको यहां तक मजा आया है, तो इसे एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाना मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस रात बीरबल सोए नहीं। वो अपने अध्ययन कक्ष में बैठे उस तोते और चंद्रभान के बारे में ही सोचते रहे। उन्हें यकीन था कि ये कोई हाथ की सफाई या कोई वैज्ञानिक तरकीब है। जरूर पिंजरे में या उसके आसपास कोई ऐसी चीज छुपी है जिसे कोई देख नहीं पा रहा है। पर वो क्या हो सकती है? उन्होंने अपने एक सबसे भरोसेमंद जासूस को चंद्र पर नजर रखने के लिए भेजा। जासूस ने आकर बताया कि चंद्रभान अपने कमरे में किसी से बात नहीं कर रहा है और तोता भी बिल्कुल शांत है। पर एक अजीब बात उसने जरूर देखी थी। चंद्रभान हर थोड़ी देर में अपने पैर से जमीन पर एक छास लय में थपकी देता है और उसके हाथ में एक अंगूठी है जिसे वो बार बार घुमाता रहता है। बीरबल को इसी में कोई सुराग नजर आया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि तोते को चींचने का इशारा किसी आवाज से दिया जाता हो, एक ऐसी आवाज जो बहुत धीमी हो और जिसे आम इंसान न सुन पाए, पर तोता सुन ले। और वो आवाज शायद चंद्रभान के पैर की थपकी या उसकी अंगूठी से पैदा होती हो। पर अगर ऐसा है, तो चंद्रभान को कैसे पता चलता है कि सामने वाले ने सच बोला है या झूठ? इसका मतलब कोई और भी है जो इस साजिश में शामिल है, कोई ऐसा जो दरबार में ही मौजूद था और जो चंद्रभान को इशारा कर रहा था। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। बीरबल के दिमाग में एक योजना ने जन्म ले लिया था। एक ऐसी योजना जो न सिर्फ तोते का राज खोलेगी, बल्कि उस छुपे हुए साजिशकर्ता को भी बेनकाब कर देगी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। माहौल में कल से भी ज्यादा तनाव था। सब लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि बीरबल आज क्या करने वाले हैं। चंद्रभान अपने तोते के साथ दरबार में मौजूद था। उसके चेहरे पर आज भी वही आत्मविश्वास झलक रहा था। बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक बड़ा सा संदूक था जिसे 2 नौकरों ने उठाकर लाया था। संदूक को एक मखमली चादर से ढका गया था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आज इस सत्यवक्ता तोते की अंतिम परीक्षा होगी। आज ये साबित हो जाएगा कि ये चमत्कारी है या नहीं। ये कहकर उन्होंने संदूक को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। फिर वो तोते के पिंजरे के पास गए और बोले, हे महान तोते, तुम्हारे सच बोलने की शक्ति की परीक्षा आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। इस संदूक के अंदर या तो सल्तनत की सबसे कीमती हीरे की माला है
या फिर मेरे पैरों की धूल भरी पुरानी जूतियां? अब तुम ही बताओ, इस संदूक के अंदर क्या है? ये एक और ऐसा सवाल था जिसने सबको चक्कर में डाल दिया। तोता तो सिर्फ झूठ या सच पर प्रतिक्रिया देता था। वो ये कैसे बता सकता था कि संदूक में क्या है? चंद्रभान मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, लगता है आप भूल गए। ये तोता भविष्यवाणी नहीं करता, सिर्फ झूठ पकड़ता है। आप कोई बयान दीजिए, फिर ये बताएगा कि वो सच है या झूठ। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। तो ठीक है, मैं ही बयान देता हूं। बीरबल ने संदूक की ओर इशारा करते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, इस संदूक के अंदर हीरे की माला है। अब सबकी नजरें तोते पर थी। क्या वो चीड़ेगा? चंद्रभान और उसके छुपे हुए साथी के लिए ये एक मुश्किल स्थिति थी। उन्हें नहीं पता था कि संदूक में सच में क्या है। अगर वो तोते से झूठ कहलवा देते हैं और अंदर से माला निकल आई तो उनकी पोल खुल जाएगी। और अगर वो तोते को खामोश रखते हैं और अंदर से जूतियां निकल आईं तो भी वो झूठे साबित हो जाएंगे। चंद्रभान ने कुछ सोचा और फिर एक चाल चली। उसने तोते को खामोश रखने का इशारा किया। उसे लगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पुरानी जूतियां दरबार में लाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। जरूर अंदर माला ही होगी। तोता खामोश रहा। दरबार में बैठे लोग फुसफुसाने लगे, देखो, तोता खामोश है, इसका मतलब संदूक में सच में हीरे की माला है। हकीम मिर्जा ने भी विजयी भाव से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक रहस्य था। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, जैसा कि तोते ने इशारा किया है, इस संदूक में हीरे की माला होनी चाहिए। पर अंतिम फैसले से पहले मैं चाहता हूं कि देवगिरी के महान दूत श्री चंद्रभान जी खुद अपने हाथों से इस संदूक को खोलकर सबको दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। चंद्रभान की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि वो जीत गया है। वो आगे बढ़ा और संदूक पर ढकी चादर को हटाया। फिर उसने संदूक का भारी ढक्कन खोला। जैसे ही संदूक खुला, चंद्रभान समेत पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक के अंदर न तो हीरे की माला थी और न ही बीरबल की जूतियां। संदूक अंदर से बिल्कुल खाली था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तोता झूठा साबित हो चुका था। उसने एक ऐसे बयान को सच मान लिया था जो असल में झूठ था। चंद्रभान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ चूक हो गई। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, जैसा कि हम सब देख सकते हैं, ये तोता कोई सत्यवक्ता नहीं, बल्कि एक महाझूठा है। इसने मेरे झूठे बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि इस धोखेबाजी के पीछे कौन है। ये कहकर बीरबल तेजी से उस पर्दे की ओर बढ़े जो दरबार के एक कोने में लगा था। उन्होंने एक ही झटके में उस पर्दे को खींचकर हटा दिया। पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा था, जिसके कान में एक लंबी नली जैसा यंत्र लगा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी सीटी थी। ये वही आदमी था जो दरबार की बातें सुनकर चंद्रभान को इशारे दे रहा था और सीटी बजाकर तोते को चीथने पर मजबूर कर रहा था। सीटी की आवाज इतनी महीन थी कि उसे सिर्फ तोता ही सुन सकता था। सिपाहियों ने फौरन उस आदमी को पकड़ लिया। अब तो चंद्रभान की चोरी पूरी तरह से पकड़ी गई थी। उसने बादशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और चंद्रभान की गर्दन पर रखते हुए कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुगल सल्तनत के दरबार का मजाक उड़ाया? तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ मौत है। चंद्रभान कांप रहा था। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। पर तभी उसने हिम्मत करके कहा, रुक जाइए जहांपनाह, मुझे मारने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने आपको धोखा दिया, पर यह मेरी अपनी मर्जी नहीं थी। ये मेरे महाराज राजा रुद्र प्रताप के हुक्म का हिस्सा था। क्या मतलब? बादशाह ने पूछा। चंद्रभान ने कहा,
जहां पनाह, आप दोनों की जीत हुई। आपके दरबार ने ये परीक्षा पास कर ली। मेरे महाराज सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आपके दरबार में बुद्धि और विवेक का राज है या अंधविश्वास और वहम का। वो ये परखना चाहते थे कि क्या आपके पास बीरबल जैसा कोई बुद्धिमान सलाहकार है जो किसी भी चाल को समझ सके। आपके सलाहकार ने यह साबित कर दिया कि मुगल सल्तनत की नींव को कोई धोखा हिला नहीं सकता। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर चंद्रभान की बात अभी तत्म नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर अब एक नई गंभीरता आ गई थी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे महाराज आपकी और आपके सलाहकार की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए हैं, पर तोते वाली ये परीक्षा तो सिर्फ एक झांकी थी, एक छोटा सा खेल था। असली चुनौती तो अब शुरू होगी। ये कहकर वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चुनौती का भाव था। मेरे महाराज, राजा रुद्र प्रताप ने आपके लिए 3 पहेलियां भेजी हैं। 3 ऐसी चुनौतियां जिन्हें आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल इन 3 चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो वो मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लेंगे और अपनी सबसे कीमती दौलत आपको सौंप देंगे। पर अगर बीरबल नाकाम रहे तो देवगिरी की सेना आगरा पर चढ़ाई कर देगी। चंद्रभान के आखिरी शब्द दीवा नाम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। जहां अभी अभी जीत का जश्न मनाना शुरू ही हुआ था, वहां अब एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक संकट के बादल मंडराने लगे थे। तोते का खेल खत्म हो चुका था, पर झूठ और सच की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब किसी पहेली को सुलझाने की उत्सुकता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ भी साफ नजर आ रहा था। आगे क्या होगा? वो 3 चुनौतियां क्या होंगी? क्या बीरबल अपनी चालाकी से देवगिरी के राजा को मात दे पाएंगे, या इस बार उनकी बुद्धिमानी भी जवाब दे जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको अगली कहानी का इंतजार करना होगा। कहानी अब शुरू है। चंद्रभान के आखिरी शब्द दीवा नाम की खामोशी में किसी भारी पत्थर की तरह गिरे और पूरे माहौल में एक गहरी और खौफनाक लहर पैदा कर गए। अगर बीरबल नाकाम रहे तो देवगिरी की सेना आगरा पर चढ़ाई कर देगी। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा ऐलान जंग जिसने बादशाह अकबर के चेहरे से सुकून का हर निशान मिटा दिया। जिस दरबार में कुछ पल पहले बीरबल की जीत की खुशी मनाई जा रही थी, वहां अब मौत का सन्नाटा पसर गया था। हर दरबारी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सोने के पिंजरे में बंद वो झूठा तोता अब एक मामूली खिलौना लग रहा था, और उसके सामने खड़ा देवगिरी का दूत चंद्रभान अब किसी यमदूत से कम नहीं लग रहा था। बादशाह अकबर का चेहरा, जो बीरबल की जीत पर गर्व से चमक रहा था, अब गुस्से और चिंता से पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यह कोई चुनौती नहीं, ये गुस्ताखी है। चंद्रभान, तुम्हारे राजा रुद्र प्रताप की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो मुगल सल्तनत को जंग के लिए ललकारे? क्या वो भूल गया है कि हमारी तलवारों की प्यास दरियाओं का पानी पीकर भी नहीं बुझती? चंद्रभान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे महाराज कुछ भूले नहीं हैं। वो आपकी ताकत और आपकी सल्तनत की महानता का पूरा सम्मान करते हैं, पर वो ये भी मानते हैं कि सच्ची ताकत सिर्फ तलवारों में नहीं, दिमाग में भी होती है। ये जंग हथियारों से नहीं, अक्ल से लड़ी जाएगी। फैसला आपका है। या तो आप अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार की बुद्धि पर भरोसा करें और हमेशा के